हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 पार्ट 1 और हमारा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका हम परिचय देखते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन सदियों से चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, निरंतर। सतत मतलब क्या होता है? लगातार जो चलते रहने वाली जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्राचीन काल से ही, यानी कि एंशियंट टाइम से ही जो व्यापारी थे, यानी कि जो ट्रेडर्स थे, और जो अन्य लोग थे, यानी कि अदर पीपल्स जो थे, वो क्या करते थे कि एक स्थान से, यानी कि वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते थे? आते जाते रहते थे। ठीक है, व्यापार से न केवल माल यानी कि गुड्स का, बल्कि विचारों का, यानी कि आपके थॉट्स का जो हम ट्रेड करते हैं, उससे न केवल जो गुड्स होते हैं, जो माल होता है, जो सामान होता है, न केवल उसका आदान प्रदान होता है, बल्कि आपके विचारों का भी होता है। आपकी जो संस्कृति है, यानी कि आपका जो कल्चर है, आपका जो आविष्कार है, और यहाँ तक कि जो बीमारियाँ हैं, ठीक है, उनका भी आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, यानी कि समझ गए ना आप कि जब हम कहीं जाते हैं, ट्रेड करते हैं, जब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं किसी काम से या घूमने के लिए या जो भी है, ठीक है, तो अपने साथ वो अपने विचारों को भी लेके जाते हैं, अपनी संस्कृति को लेके जाते हैं, मतलब अपने साथ सारी चीज़ें लेके जाते हैं, और साथ ही साथ अपने यहाँ की जो बीमारियाँ होती हैं वो भी लेके चले जाते हैं। ठीक है, और जहाँ जाते हैं वहाँ की चीज़ों को भी लेके आते हैं। ठीक है, अडॉप्ट करते हैं, वहाँ के भी कल्चर को सीखते हैं, वहाँ के विचारों को भी सीखते हैं, है ना। तो ये जो प्रक्रिया है लेन देन की, ये जो आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं है कि अभी आधुनिक प्रक्रिया है, ये नहीं, ये एंशियंट टाइम से चलती आ रही एक निरंतर प्रक्रिया है। इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस सतत चलने वाले आदान प्रदान ने दुनिया के विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का काम किया है। ठीक है, ये जो एक दूसरे से लेन देन वाला जो प्रक्रिया है ना, इसी की वजह से इसने क्या किया है कि दुनिया के, वर्ल्ड के जो विभिन्न जो कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम इसने किया है। ठीक है, अब आओ इसको एकदम शॉर्ट में हम समझते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है एक आर्थिक प्रणाली, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, क्या है ग्लोबलाइजेशन? क्या है? एक इकोनॉमिक सिस्टम है। व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण, यानी कि जो ट्रांसफ़र होता है, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोग को? आगे बढ़े, चलिए। अगर ना समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, आधुनिक युग से पहले। चलो देखो क्या है। ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स एंड पिलग्रिम्स ने ज्ञान, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी, एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट यानी कि आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या फिर उत्पीड़न से बचने के लिए एक विशाल दूरी, यानी कि वास्ट डिस्टेंस तय की। ठीक है, समझ में आया आप लोग को यहाँ पर कि जो पहले जो ट्रैवलर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जो पुजारी, प्रिस्ट्स यानी कि पुजारी, और पिलग्रिम्स यानी कि जो तीर्थयात्री होते हैं, ये ट्रैवल क्यों करते थे? तो नए नए ज्ञान की खोज में, नए नए अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, यानी कि आध्यात्मिक पूर्ति के लिए, और कभी कभी उत्पीड़न से बचने के लिए, यानी कि जहाँ पर वो रह रहे हो वहाँ पर अगर उन्हें किसी वजह से, किसी तरीके से सताया जा रहा हो, उनका शोषण किया जा रहा हो, तो उस चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करते थे? बहुत दूर दूर तक ट्रेवल किया करते थे। ठीक है, अब जब वो इतना दूर तक ट्रेवल करते थे तो वे अपने साथ सामान लेके जाते थे, पैसा लेके जाते थे,
वैल्यू, मूल्य मतलब वैल्यू, अपने कौशल यानी कि स्किल, अपने थॉट्स, इन्वेंशंस, और यहाँ तक कि रोगाणु और बीमारी भी लेके जाते थे, यानी कि जर्म्स भी और डिजीज़ भी, ये सारी चीज़ें जो है लोग अपने साथ लेकर के जाते थे। ठीक है, दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडिया, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीज। क्लियर? चलो आगे देखो। एज अर्ली एज 3000 BCE an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present day West Asia। यानी कि 3000 BCE का मतलब क्या है फुल फॉर्म? बिफोर कॉमन एरा। एक सक्रिय तटीय व्यापार ने सिंधु घाटी की सभ्यताओं को वर्तमान पश्चिम एशिया के साथ जोड़ा। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ नोट में मैंने क्या लिखा है, हिंदी में कौड़ी, कौड़ी आप लोगों ने देखा होगा, शायद बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। ठीक है, तो हिंदी में जिसे कौड़ी कहते हैं, और सी शेल्स यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। जो कौड़ी होता था उसे पहले जो एंशिएंट टाइम में किस लिए यूज़ करते थे? एज अ करेंसी। ठीक है, जैसे आज हम लोग अपना रुपया यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, किसी भी चीज़ को लेने के लिए, तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था, पीपल जो थे वो कौड़ी यूज़ करते थे। ठीक है, कौड़ी देखो ऐसे, ये हिंदी में होता है, और कुछ ऐसे इस टाइप का होता है, बीच में से इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा, नहीं होगा तो आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, कैसा दिखता है ये। तो चलिए, इसका यूज़ जो होता था वो किस लिए होता था? करेंसी के तरीके से इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट ने चीन को पश्चिम से जोड़ा। ठीक है, रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट ने चीन को, चाइना को पश्चिम से जोड़ा। फूड ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की, यानी फूड यानी कि जो भोजन है, जो खाना है, उसने अमेरिका से लेकर के यूरोप और एशिया की यात्रा की। अब देखो, फूड यहाँ पर यात्रा अपने आप नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर फूड ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की। इसका मतलब ये नहीं कि खाना अपने आप, जो खाने वाली चीज़ें हैं वो अपने आप चल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गई, नहीं। इसका यहाँ कहने का मतलब क्या है? यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब पीपल जो है, जो अमेरिका के जो लोग होंगे, ठीक है ना, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे तो अपने साथ खाने की चीज़ें भी लेके जाएंगे ना। तो वो जो चीज़ें हैं वो जब यहाँ से अपनी जगह से दूसरी जगह ले गए तो चीज़ें यहाँ भी पहुँच गई, फिर वहाँ से यहाँ भी पहुँच गई। तो यानी कि कहने का मतलब कि ये भी एक साथ ट्रेवल होने लगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से आई हुई है। नूडल्स चीन से इटली की यात्रा करते हुए स्पैगेटी बन गया। समझे? नूडल्स जो है वो चीन में उसे नूडल्स कहा जाता है, और जब वो अपना वहाँ से ट्रेवलिंग करते हुए जब इटली पहुँच गया तो उसे अब क्या नाम मिल गया? स्पैगेटी। क्लियर? आगे देखिए, यूरोपीय विजेता अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए। एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद यह महाद्वीप में गहरे फैल गया। ठीक है, यूरोपीय विजेता जो थे वो अमेरिका में क्या लेके चले गए? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स जो है वो लेके चले गए। इसके जो जर्म्स हैं, जो वायरस है, वो लेके चले गए। और जो स्मॉल पॉक्स होता था वो बहुत ही डेंजरस होता था। ठीक है, चिकन पॉक्स तो अभी भी होता है लोगों को, लेकिन अब जो स्मॉल पॉक्स था वो इतना डेंजरस होता था कि बहुत सारे लोग जो है, भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती थी। क्योंकि क्या होता था कि वैक्सीन वगैरह थी नहीं, इतना ट्रीटमेंट वगैरह हो नहीं पाता था, साफ़ सफाई हो नहीं पाती थी। तो इससे क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो हैं स्मॉल पॉक्स की वजह से मर जाते थे। ठीक है, और ये आप लोग को पता ही होगा कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है ना, तो आप सभी जानते ही होंगे इसके बारे में। चिकन पॉक्स तो सबने सुना होगा कि सभी को अपने पूरे लाइफ में एक बार होता ही होता है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बात आती है अब यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट। ठीक है, रूट्स नहीं, सिल्क रूट। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों,
आप सभी के लिए, और जो भी KVS के लिए या सीटेट के लिए या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। सिल्क रूट एक ऐतिहासिक अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड रूट था, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागरीय सी तक, मतलब भूमध्य सागरीय तक फैला था। ठीक है, सिल्क रूट आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। यहाँ पर पूरे जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया। ठीक है, इस रूट को सिल्क रूट क्यों कहा गया? क्योंकि इस रूट पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्क का ट्रेड हुआ। ठीक है, व्यापार जो हुआ वो किसका हुआ? सिल्क का हुआ। अब इस रास्ते से सभी सिल्क का ट्रेड करने लगे, तो इस रास्ते को, सपोज़ ये जो रूट है, मान लो कि ये रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता है आपका। ठीक है, और इस रास्ते से भारी मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्क का ही ट्रेड होने लगा, व्यापार होने लगा। ठीक है, सभी एक दूसरे जगह पर सिल्क जो है वो ले जाने लगे, लाने लगे। ठीक है, तो इसलिए अब इस रूट का जो नाम है उसे क्या कर दिया गया? सिल्क रूट कह दिया गया। ठीक है, क्या कहा गया? सिल्क रूट। अब सिल्क रूट था, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सिर्फ सिल्क का ही व्यापार होता था। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें जाती थीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे। ठीक है, ये मार्ग जो है, ये जो मार्ग है, ये एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ, ठीक है, साथ साथ पूरे विश्व को जमीन से और समुद्र मार्ग से भी जोड़ते थे। तो रेशम मार्ग जो है, यानी कि सिल्क रूट जो है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ हम पढ़ते हैं रेशम मार्ग की क्या विशेषताएं थी। ठीक है, रेशम मार्ग जो था, सिल्क रूट, उसकी विशेषताएं क्या थी, क्या उसमें खास था? तो सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिल्क रूट उसका नाम था, क्यों? क्योंकि उस रास्ते से बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्क का व्यापार हुआ। ठीक है ना, सिल्क का ट्रेड हुआ। लेकिन ऐसा कतई नहीं था कि इस रास्ते से सिर्फ सिल्क ही जाता था। ठीक है, उस रास्ते से, अब भाई रास्ता तो ऐसा लिखा नहीं है ना वहाँ पर कि नहीं, रास्ता आपसे ये नहीं कह रहा ना कि नहीं आप यहाँ से सिर्फ सिल्क का ही ट्रेड कर सकते हो, बाकी आप कोई सामान यहाँ से लेके नहीं जा सकते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो सिल्क का सबसे ज़्यादा हुआ, इसलिए उसका नाम सिल्क रूट पड़ गया। लेकिन साथ साथ में और भी जो चीज़ें थी, क्योंकि देखिए ये सिल्क रूट है, ये कितनी कंट्रीज़ को एक दूसरे से जोड़ती है, तो ये व्यापार का एक बहुत ही अच्छा रास्ता बन गया। ठीक है ना, तो सभी लोग अपने अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए इस रूट को फॉलो करते थे। ठीक है, चल, तो इस रूट से होकर के जो चीन के जो बर्तन थे, यूटेंसिल्स थे, वो दूसरे देशों तक जाते थे। ठीक है, सिल्क रूट को फॉलो करते हुए। आगे देखिए, इसी रास्ते से होकर भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। ठीक है, इसी सिल्क रूट से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जो कपड़े थे और जो मसाले थे, वो दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, बहुत ही आराम से आप इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से यूरोप से एशिया सोना चांदी इसी सिल्क रूट से आते थे। ठीक है, अब आप समझ गए ना कि इस सिल्क रूट का यूज़ करके यूरोप से एशिया में क्या क्या आता था? सोना, चांदी और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ये देखिए, ये हम इसका इम्पॉर्टेंस बता रहे हैं। ठीक है ना, सिल्क रूट जो है, अगर आपको लिखने के लिए आ जाए कि इसके जो इम्पॉर्टेंस है
वो लिखिए, इसमें क्या खास चीज़ था। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये है आपको लिखने हैं, बताने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सिल्क रूट दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था, यानी कि रास्ता था, रूट था, सबसे इम्पॉर्टेंट। क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्रिश्चियन एरा से पहले भी सिल्क रूट एग्जिस्ट करते थे और 15वीं शताब्दी तक विकसित हुए। ठीक है, जब क्रिश्चियन एरा कब से माना जाता है, 2000, ठीक है ना, आज से 2000 साल पहले से हम लोग क्रिश्चियन एरा जो है वो मानते हैं, है ना। जब हम मानते हैं कि जब आज से 2000 साल पहले हम मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा, उसे ही हम क्रिश्चियन एरा मानते हैं, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि इससे पहले भी ये जो सिल्क रूट था ये एग्जिस्ट करता था, ठीक है, और 15वीं शताब्दी तक यानी कि 15th सेंचुरी तक ये डेवलप होते रहा, ठीक है। ये चलिए 15th सेंचुरी तक आप समझ रहे हैं कि यानी कि जब मुग़ल एम्परर जब इंडिया में था तब भी ये रूट एग्जिस्ट करता था, ठीक है। चलो, सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच पाए थे, ठीक है। ये जो रूट है ये मैंने आपको क्यों कहा कि इतना इम्पॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे इसमें कितनी सारी, इस रूट की कितनी खासियत है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार इस बात पे जोर दे रही हूँ कि ये सिल्क रूट वाला जो टॉपिक है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए कि सिल्क रूट के रास्ते ही जो ईसाई है, इस्लाम है और जो बौद्ध धर्म है ये दुनिया के विभिन्न भागों में, डिफरेंट पार्ट्स में कैसे पहुंचा, कैसे स्प्रेड हुआ, इसी सिल्क रूट को फॉलो करके, ठीक है। इसलिए ये सिल्क रूट जो था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा है मुझे आपका, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी इसको पूरा जब हम पढ़ेंगे ना तब देखिएगा ये कितना इंटरेस्टिंग है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें इससे पता चलती हैं, ठीक है। देखिए, सिल्क रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा सोर्स साबित हुआ, ठीक है। सिल्क रूट जो है वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच में व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा सोर्स साबित हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भोजन की यात्रा, ठीक है। अब भोजन की यात्रा, जैसे कि मैंने आपको उस समय बताया था कि भोजन जो है वो खुद ही यात्रा नहीं करता है, किसी के साथ ही आएगा जाएगा ना। चलिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भोजन की यात्रा यानी कि फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्पैगेटी एंड पोटैटो। चलो स्पैगेटी, सबसे पहला टॉपिक हमारा, नूडल चीन की देन है, ठीक है। नूडल किसकी देन है, बहुत जो चाव से हम लोग खाते हैं ना, 2 मिनट्स नूडल्स, मैगी मैगी मैगी, तो ये किसकी देन है, चीन की देन है, जो वहाँ से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुँचा। भारत में हम इसके देसी संस्करण सेवियों को वर्षों से इस्तेमाल करते रह रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, हम लोग सेवई खाते हैं जो मीठा, इसी नूडल का इटालियन रूप है स्पैगेटी। क्लियर। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि चीन से पहुँच करके जब इटली पहुँचा नूडल, तो इस नूडल का नाम बदल करके और इसका नाम अब क्या कर दिया गया, स्पैगेटी कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ यानी कि जो एडिबल होते हैं, जो खाने लायक जो चीज़ें होते हैं, ठीक है ना, उनको खाद्य बोलते हैं। हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है और हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो इतनी हिंदी तो हमें आनी ही चाहिए, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये सारे जो खाद्य पदार्थ है यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। अब आप सोचो, अरे हमारे पास आलू नहीं था, सोयाबीन भी नहीं था, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, तो लोग खाते क्या थे और ये चीज़ें आई कहाँ से, है ना, ये सवाल उठता है ना मन में। तो चलो देखते हैं। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में पहुँचे
यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका की खोज की। ठीक है, समझ में आया कि ये चीज़ें कहाँ से और कैसे आ गई? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं उनकी देन है कि आज हम आलू खा पा रहे हैं, आज हम शकरकंद खा पा रहे हैं, आज हम मक्के का यूज़ कर पा रहे हैं एंड ऑल। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? चलो, बहुत ही तेज़ बच्चे हैं मेरे, मुझे पता है, बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे और ये कहाँ से आए थे, ज़रा इन्हें देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। जो आलू जो सबका फेवरेट होता है, ठीक है, आलू के पराठे एंड आजकल आप लोग क्या खाते हो, वो आलू के फ्रेंच फ्राइज़ और क्या खाते हो, चिली पटेटोज़ एंड ऑल। तो ये भाई अगर आलू नहीं होता तो ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती, इतनी टेस्टी टेस्टी, है ना? सोचने में बनता है ना कभी कभी। चलो देखते हैं कि आलू आया कहाँ से। आलू के आने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी में भारी बदलाव आया। अब देखो, हमने यहाँ देखा ऊपर में कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो था उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है, जितने भी फूड्स के जो एडिबल फूड्स हैं उनके नाम जो मैंने पीछे आपको बताए, ये सारे जो फूड्स हैं वो अमेरिका से यूरोप और एशिया तक फैल गए। ठीक है, अब हुआ क्या कि आलू के आने से यूरोप के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी में भारी बदलाव आ गया। ठीक है, अब आप लोग इमेजिन करो, घर में हमारे क्या होता है, कभी कुछ अगर ग्रीन वेजिटेबल नहीं होता है और आलू हो तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं, आलू का पराठा बना लेते हैं या कुछ भी आलू के पकौड़े बना लेते हैं, है ना? तो बहुत सारे चीज़ों में हम लोग आलू को यूज़ करके और उसको मतलब खा लेते हैं, है ना? तो अब इससे क्या हो गया कि यूरोप के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में आ पाए कि बेहतर खाना खा सके और अधिक दिनों तक जी सके। यानी कि इससे आपको दो बातें पता चल रही हैं कि आलू के आने से पहले जो यूरोप के जो लोग थे उनकी स्थिति कैसी रही होगी और आने के बाद क्या स्थिति हुई। ठीक है, चलो आगे देखो। आयरलैंड के किसान आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे। देखिए, आपके बुक में एक फ़ोटो है, एक पिक्चर है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसको देख करके आप लोग को लगेगा कि आलू पे लोग किस तरीके से निर्भर हो चुके थे। ठीक है, ये उड़ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। एक सेकेंड, मैं इस पर कुछ रख देती हूँ। देखिए, आयरलैंड के किसान आलू पर इतने ज़्यादा निर्भर हो चुके थे कि 1845 से 1849 के दशक में किसी बीमारी से, ठीक है, किसी एक बीमारी से आलू की जो फसल थी वो ख़राब हो जाती है और कई लाख लोग जो है, जब आलू की फसल जो है इस दौरान जब ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, कई लाख लोग जो है वो भूख से मर जाते हैं। ठीक है, उस अकाल को आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है, फेमिन। ठीक है, फेमिन, अकाल को बोलते हैं फेमिन। क्या बोलते हैं? फेमिन। यहाँ लिख दूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि मैम इतना हिंदी बोलिएगा तो हमें नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो उस अकाल को, उस फेमिन को क्या कहते हैं? आयरिश फेमिन के नाम से, यानी कि आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि लाखों लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि आलू की खेती खराब हो गई। यानी कि खाने के लिए उस समय आयरलैंड के जो लोग थे वो किस तरह से आलू पर ही पूरी तरीके से डिपेंड थे, पूरी तरीके से आलू पर ही निर्भर थे। आप जो अपना, मैंने जैसा कहा कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उस चैप्टर खोलिएगा और उसमें ये पिक्चर देखिएगा, उसमें दिया हुआ है, उसको देख करके आपको ज़रूर एक अंदर से इमोशन आएगा कि हाँ, कैसे वो लोग कीचड़ में आलू को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये सोचने में हमको मजबूर करता है कि लोग जो है वो किस तरीके से खाने के लिए तरस गए होंगे, है ना, और भूख से लोग मर गए। तो आज के चैप्टर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। हमने क्या क्या पढ़ा ना कि क्या है ग्लोबलाइजेशन, है ना, क्या है, वैश्वीकरण, हिंदी में वैश्वीकरण।
इसे हम समझ लिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिल्क रूट के बारे में पढ़ा। सिल्क रूट क्या है, क्यों उसका नाम सिल्क रूट पड़ा, और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या खास चीज़ थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि फूड का ट्रेवल है ना, जो भोजन है उसकी यात्रा, कैसे जो चीनी नूडल्स था, जो नूडल्स चीन में बना था, वो इटली पहुंचने के बाद उसका नाम बदल जाता है और उसे क्या बोला जाता है, स्पैगेटी। और किस प्रकार से आलू, मिर्ची, शकरकंद, टमाटर, मक्का एंड ऑल, ये जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं, ये कैसे अमेरिका से यूरोप और एशिया तक फैल जाती हैं, ठीक है। और किस प्रकार से आयरलैंड के जो पीपल थे वो आलू पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि जब एक फेमाइन आता है 1845 से 1849, यानी कि 1845 से 1849 के बीच में, तो आलू की जो फसल होती है, जो खेती होती है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती क्यों है, भूख के मारे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। और इस अकाल को, इस फेमाइन को क्या बोलते हैं, आयरिश अकाल, आयरिश फेमाइन। क्लियर। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मुझे तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा, तो आप लोगों को भी आई होप कि बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। तो भी आगे की जो भी चीज़ें हैं, आगे के जो टॉपिक्स हैं, उनको हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप मेरे वीडियो को देखिए और उसके बाद आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है बच्चों तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसमें अगर आप लोग को कहीं भी ऐसा कहीं भी लगता है कि आपने जो पढ़ा वो क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग प्लीज़ बेझिझक आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक, क्या चीज़ जो मैंने पढ़ाई वो आपको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं उसे क्लियर करूँगी, कभी भी डाउट में नहीं रहना है, ठीक है भाई। ये सब आपके भविष्य का सवाल है, ठीक है। तो चलिए, और एक चीज़ और, आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, अपने बाकी दोस्तों तक मेरे वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, ताकि आपकी तरह मेरे वीडियो को आपके बाकी दोस्त भी देख सकें और वो भी अपना प्यार मुझ तक पहुंचा सकें। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।